क्षेत्र में चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे हम गतिक विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। अर्थात यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ को रख दें और चालक छड़ गति कर रहा है, अर्थात यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो है चुंबकीय बल रेखाओं को ये चालक काटेगा, तो क्या होगा, इसके दोनों सिरा जो रॉड ए बी है ये चालक होना चाहिए, तो ये ए बी है, तो इसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल इनके दोनों सिरों ए और बी के बीच में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, और वह विद्युत वाहक बल V, इसको हम गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं, और ये होता है BVL। अभी BVL क्या है, B ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये वेग है। चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर है और इसकी गति, इन दोनों के बीच में जो कोण है वो हम 90 डिग्री मान रहे हैं। सपोज अगर ये इसकी जो गति की दिशा है और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत न होने के बजाय इनके बीच में यदि कोण होता है, जैसे माना ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस दिशा में है और वेग इस दिशा में है, अर्थात इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है, तो उस कंडीशन में जो विद्युत वाहक बल होगा V = BVL साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला आता है। अभी किस प्रकार से आता है, बहुत इजी है इसको डिराइव करना। अगर आप इसको 2-3 स्टेप समझें तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2 आवेश रखे हैं, एक धनावेश है और एक ऋण आवेश है। अब आप देखेंगे क्योंकि किसी भी धातु के अंदर जो मूवेबल होते हैं वो आपके ऋणावेश होते हैं, धनावेश जो है अपने स्थान पर ही स्थिर रहते हैं। तो जो गति करेगा, जो स्वतंत्र है इसके अंदर घूमने के लिए, जिसके कारण विद्युत वाहक बल इसमें पैदा होगा इसके सिरों पर, वो क्या है, ऋणावेश, अर्थात इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, क्योंकि ये V वेग से जब ये गति कर रहा है तो V वेग से हमारा इलेक्ट्रॉन भी गति करता है, तो हम इससे पहले हम लॉरेंज वाले नियम में जानते हैं कि जब हम जो है किसी आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे हम Fm कहते हैं, और वह Fm = कितना होता है, QVB। यहाँ पर थीटा = 90 डिग्री है, इस चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ Q की जगह E है, तो हम Fm = आ जाएगा E × V × B, इक्वेशन नंबर 1। और इसकी दिशा हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारी दाएं हाथ की हथेली है वो ये कहती है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए, और तो हम हथेली को जो धक्का देंगे वही उसकी दिशा होगी। तो इस प्रकार से जो Fm की दिशा होगी, आप देखेंगे वो Fm की दिशा इस प्रकार से नीचे की ओर होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये Fm, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, अर्थात इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सभी पर एक प्रकार का एक चुंबकीय जो बल होगा वह नीचे की ओर, लॉरेंज बल जो है वो नीचे की ओर कार्य करने लगेगा। इस प्रकार से इस छड़ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी के सभी B सिरे की ओर गतिमान होंगे, और जो B सिरा है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो जैसे ही B सिरा ऋणावेशित होगा वैसे ही हम ये देखेंगे कि ये सिरा इसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि ये सिरा अगर ज़्यादा धनावेशित हो रहा है वहाँ के सारे जो ऋण हैं वो इधर की ओर आएंगे, तो वहाँ क्या बचेगा, धन। तो इस प्रकार से इसका एक सिरा ऋणावेशित हो जाएगा और एक सिरा धनावेशित हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब एक सिरा उच्च आवेश पर, उच्च विभव पर होता है और एक निम्न विभव पर होता है, तो इन दोनों के बीच में एक विद्युत वाहक बल या एक विभवांतर क्या होता है, पैदा हो जाता है। और उस विभवांतर, माना वो विभवांतर क्या, V है। अब जैसे ही इस पर विभवांतर पैदा होगा, अर्थात इन दोनों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो इस पर एक वैद्युत बल भी कार्य करने लगेगा, जिसे हम Fe कहते हैं। सपोज इस पर कार्य करने वाला जो बल है वो Fe है। अब हम जानते हैं Fe = होता है E × E। अब E क्या चीज़ है, यह, और ये है आपका V/L, इक्वेशन नंबर 2। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, जब एक निश्चित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जिसे हम संतुलन की स्थिति कहते हैं, जिस स्थिति में ये जो चुंबकीय बल है और जो ये वैद्युत बल है, जो एक ही इलेक्ट्रॉन पर एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं Fe = Fm। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E × V × B = E × V/L। अगर आप इसको तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो है
V इज इक्वल टू आ जाएगा BVL। अब यहाँ पर एक स्मॉल v है, एक कैपिटल V है, इसमें अंतर समझना है। ये जो कैपिटल V है ये गतिक विद्युत वाहक बल है और जो स्मॉल v है वो चालक का वेग है। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू BVL। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल जो इसका फॉर्मूला है, ये व्यंजक इसका प्राप्त होता है। इसकी सहायता से हम किसी भी चालक का गतिक विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है फैराडे के नियम की उत्पत्ति। ये जो फैराडे का जो हमारा पहला नियम है, E इज इक्वल टू -d∅/dt, अर्थात जो विद्युत वाहक बल है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वह फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसको हमने वेरीफाई करना है कि ये कैसे होगा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर एक चित्र दिया है जिसमें हम एक चालक तार हमने इस प्रकार से बनाया है जिसमें एक मूवेबल जो है रॉड लगाई है। ये मूवेबल इसलिए लगाई है क्योंकि इसको मूव करने से क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इसका एरिया कम ज़्यादा होगा। तो एरिया के कम ज़्यादा होने से इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर एक चुंबकीय फ्लक्स है जो कि क्रॉस्ड है, जो कि इस कागज़ तल के नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है, और यहाँ पर एक धातु की तार है जो इसको खिसकाई जा सकती है। तो जब हम इस धातु के रॉड को इस पर खिसकाएंगे, तो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक तार को खिसकाते हैं तो क्या होता है, उस पर एक गतिक विद्युत वाहक बल पैदा होता है, और वो गतिक विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू BVL होता है। सपोज इसकी जो लंबाई है वो L है। तो इक्वेशन नंबर 1, और ये वेग v से गतिमान है। अब हम जानते हैं कि जब हम इसको, अब यहाँ पर अगर माना इसका प्रतिरोध हम ज्ञात कर लें, माना प्रतिरोध R है, तो ये कह सकते हैं कि इस पर क्या होगा, इसके कारण, क्योंकि अब ये परिपथ एक बंद हो गया, तो यहाँ पर एक धारा प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रेरित धारा की दिशा को हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हमारे पास है, इस नियम की सहायता से हम इसकी धारा को, दिशा को ज्ञात कर लेंगे कि धारा जो है इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज हमारी इसमें बहेगी, और ये जो विद्युत वाहक बल होगा वो BVL होगा। अब जब ये इस पर बहेगी तो हम जानते हैं कि जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक लॉरेंज बल भी कार्य करता है। तो यहाँ पर माना इसकी लंबाई L है और उसमें विद्युत धारा I बह रही है, तो हम जानते हैं कि इस पर जो बल कार्य करता है, इसको हम अगर हम F डैश कहें तो वो काम करेगा BIL साइन थीटा। यहाँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है क्योंकि B और I के बीच में कोण, तो यहाँ पर जो F डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी BIL। ये फोर्स जो है इधर की ओर कार्य करेगा, F डैश। अब हमको इधर की ओर गति कराना है, इसको v वेग से गति कराना है। कहाँ की ओर, इधर की ओर। हम v वेग से इधर की ओर क्यों, फ्लक्स परिवर्तन तभी होगा जब हम इसको आगे की ओर लें। अर्थात हमें जितना बल ये पीछे की ओर लग रहा है उतना ही बल आगे की ओर लगाना पड़ेगा ताकि इसका वेग बना रहे। अगर हम इससे कम बल लगाएंगे तो ये वेग v वेग से नहीं बना। तो v वेग से इसको गति कराने के लिए हमें इतना ही बल आगे की ओर लगाना पड़ेगा। अर्थात एक बल हमें आगे की ओर F है माना, तो इस F और इस F को इक्वल, इस के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हमें इतना ही बल आगे की ओर लगाना पड़ेगा ताकि इसका v वेग बना रहे। तो हम F इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस F डैश हो जाएगा क्योंकि उसके विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए माइनस BIL। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक बल कार्य करेगा जो कि माइनस BIL हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि माना सपोज डेल्टा T टाइम में जो हमारे पास रॉड AB है वो नई स्थिति A डैश B डैश में अगर ये पहुंच जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो डेल्टा X है। सपोज डेल्टा T टाइम में ये जो रॉड है वो डेल्टा X विस्थापित हो जाता है A डैश B डैश से, AB से A डैश B डैश में, अर्थात नई स्थिति में चले जाता है, जिससे फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि पहले का एरिया अलग है, आपका एरिया अलग है। तो फ्लक्स परिवर्तन होने से एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। अब यहाँ पर
हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हम ये ज्ञात करेंगे कि कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स। तो एफ कितना है -BIL इंटू डेल्टा एक्स। इसके बाद अब जो विस्थापित हो रहा है उसके बाद हम निकालना चाहते हैं इसमें जो वोल्टेज है कि इसके द्वारा जो वोल्टेज जनरेट हो रही है V इज इक्वल टू होता है W/Q। अब यहाँ पर Q क्या चीज़ है, Q आवेश है, और Q आवेश कितना होगा, Q इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी, क्योंकि जो समय है वह, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे W इज इक्वल टू है -BIL इंटू डेल्टा एक्स अपॉन, और इसकी जगह आएगी I इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो आएगा -B इंटू L इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे जो V की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी -BVL, V इज इक्वल टू -BVL। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा -BVL आ जाएगा, जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं। तो इस प्रकार से BVL आता है -BVL। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये आ गया है। इसको हम E भी कह सकते हैं क्योंकि ये विद्युत वाहक बल है। अब हम जानते हैं कि जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है उसको हम लिखते हैं डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। इसको हम अलग से निकाल रहे हैं फ्लक्स परिवर्तन की दर को। अब फ्लक्स परिवर्तन क्या चीज़ होता है, डेल्टा BA अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि फाई बी इज इक्वल टू होता है फाई बी इज इक्वल टू B इंटू ए। हम इसको पहले कर चुके हैं। तो B कांस्टेंट है, तो B इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। दिस implies दैट B इंटू डेल्टा ए का मतलब है डेल्टा एक्स इंटू एल, इसकी जो लेंथ है दैट इज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे आप समझेंगे इसकी लंबाई L है और ये डेल्टा एक्स है, इसकी लंबाई L है, तो जो एरिया आ रहा है दैट इज डेल्टा ए। तो ये डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू एल। तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी B, और इसको हम कह सकते हैं V इंटू एल। तो डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आ गया BVL, इक्वेशन नंबर 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे जो राइट हैंड साइड है वो BVL है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है E, और ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी है। तो इक्वेशन 1 और 2 से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि E इज इक्वल टू -D फाई या डेल्टा फाई B बटे डेल्टा टी, अर्थात जो विद्युत वाहक बल है वह फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इस प्रकार से हम इसको, जो हमारे फैराडे का जो नियम है उसको हम उपपत्ति यहाँ पर कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रूफ है इस प्रकार से। थैंक यू।